Lesson number 7. The primary difference between a rich person and a poor person is how they manage fear. अभी तक के 6 चैप्टर्स अगर आपने अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लिए तो आप अपने आप को फिनेंशियली लिटरेट कंसिडर कर सकते हो। पर क्या आपको पता है फिनेंशियली लिटरेट होने के बावजूद भी कई सारे लोग अपने कैश फ्लो को बढ़ा नहीं पाते हैं एंड स्टिल मिडिल क्लास या पुअर बन के रह जाते हैं। अब ऐसा होने के 5 मेजर रीजंस हैं। पहला फियर, दूसरा सिनिसिज्म, तीसरा लेजीनेस, चौथा बैड हैबिट्स और पांचवा एरोगेंस। फर्स्ट, ओवरकमिंग फियर। मैं कभी ऐसे लोगों से नहीं मिला जो पैसे खोना पसंद करते हैं। उसी तरह मैं कभी ऐसे रिच इंसान से नहीं मिला जिसने कभी पैसे नहीं खोए। पैसे खोने का डरना सबको होता है। रिच, मिडिल और पुअर क्लास, एक ही कैटेगरी के लोग पैसा खोने से डरते हैं। पर यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम डरना नहीं है, यहाँ पर तो फियर को हैंडल कैसे करना है ये मेजर प्रॉब्लम है। एक रिच एंड पुअर ने सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि वो फियर को हैंडल कैसे करता है। मेरे रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको फेलियर से कुछ ज्यादा ही डर लगता है तो स्टार्ट अर्ली, मे बी 16, एंड इसके रिटर्न में आप 60 साल की उम्र तक रिच बनी जाओगे। बट अगर आपकी एज 25 से 30 है तो मेरे रिच डैड कहते हैं कि आपको टेक्सन्स के जैसे सोचना होगा। टेक्सास एक बहुत ही बड़ा स्टेट है अमेरिका का और वहां के लोगों को टेक्सन्स कहा जाता है। टेक्सन्स जीतते भी बड़ा हैं और हारते भी बड़ा हैं। ज्यादातर लोग पैसे का गेम बड़ा सेफ खेलते हैं क्योंकि वो अपना पैसा लूज करने से डरते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, विनिंग ऑलवेज फॉलोज लूजिंग। जैसे आप बिना गिरे साइकिल नहीं सीख सकते, उसी तरह आप बिना गंवाए पैसे नहीं कमा सकते। उसी तरह अमीर लोग पैसा लूज करने से डरते नहीं है क्योंकि फेलियर इंस्पायर्स विनर्स एंड फेलियर्स डिफीट्स लूजर्स। एक मेजर रीजन कि अमेरिका फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल इसलिए करती है क्योंकि लोग जाते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स के पास और अपने लिए एक लो रिस्क सेफ पोर्टफोलियो बनवा लेते हैं। बट ये एक विनिंग पोर्टफोलियो नहीं है, ये एक पोर्टफोलियो है जो आपको हराएगा नहीं। आपका पोर्टफोलियो ना स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं होगा तो भी चलेगा। एडिसन स्टार्टिंग में बैलेंस नहीं थे, बिल गेट्स भी बैलेंस नहीं थे, रिचर्ड ब्रेंसन भी बैलेंस नहीं थे, डोनाल्ड ट्रंप भी बैलेंस नहीं थे। फिर भी आज ये लोग वेल्दिएस्ट लोगों में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग फोकस्ड थे। पुअर और मिडिल क्लास क्या करते हैं? अपने थोड़े से एग्स बहुत सारे बास्केट में डाल देते हैं। और रिच लोग क्या करते हैं? अपने बहुत सारे एग्स थोड़े बास्केट में डालते हैं। हमेशा ये याद रखो, losers avoid failing, whereas winners accept failures and grow from them. Number 2, overcoming cynicism. सिनिसिस्ट उन लोगों को कहा जाता है जो हमेशा चीजों को नेगेटिवली परसीव करते हैं और जिन्हें कोई भी एक्शन लेने में बड़ा सेल्फ डाउट आता है, जिसकी वजह से ये कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को रिजेक्ट कर देते हैं। मेरा एक फ्रेंड रिचर्ड मुझे और मेरी वाइफ को मिलने फिनिक्स आया था। वो हमारे स्टॉक्स और रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को देखकर काफी इंप्रेस हो गया था। तभी फिनिक्स का रियल एस्टेट मार्केट काफी डाउन चल रहा था, इसलिए मैंने रिचर्ड को एडवाइस किया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे। अब मैं कोई रियल एस्टेट एजेंट नहीं था, बट मैं सिर्फ अपने फ्रेंड की मदद करना चाह रहा था जिससे वो भी थोड़े पैसे कमा ले। तो मैंने एक एजेंट को कॉल किया और उसने रिचर्ड को एक $42,000 की एक घर की डील दी। अब इस घर की वैल्यू $65,000 थी, पर रिचर्ड को ये बार्गेन में मिल गया था। ये प्रॉपर्टी खरीद के रिचर्ड बॉस्टन चला गया। 2 हफ्ते बाद मुझे मेरे रियल एस्टेट एजेंट का कॉल आया और उसने कहा कि रिचर्ड अपने पैसे मांग रहा है। तो मैंने तुरंत रिचर्ड को फोन लगाया और उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, जिसके रिस्पॉन्स में उसने कहा कि मेरे नेबर के साथ जब मैंने ये डील डिस्कस की तो उसने कहा कि ये डील बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिसके रिस्पॉन्स में मैंने पूछा कि क्या वो बंदा इन्वेस्टर है? नहीं ना, तो उसकी बात क्यों सुन रहे हो? इस बात पर रिचर्ड को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मेरा नेबर है, मेरे बारे में गलत थोड़ी ना सोचेगा। ठीक 1 साल बाद फिनिक्स का मार्केट इंप्रूव हुआ और वो प्रॉपर्टी $95,000 में सेल हुई। सिमिलरली मैं और मेरा एक और फ्रेंड नेबरहुड में घूम रहे थे और वहां पे हमने देखा कि गैस का प्राइस बढ़ गया था और उसके साथ साथ ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा था। मेरे एक फ्रेंड ने ऑयल में शेयर्स बाय करने की एडवाइस भी दी थी। मेरा दूसरा फ्रेंड एक चिकन की तरह कॉप आउट कर गया और कहने लगा कि ये सब अफवाहें हैं। मेरे घर जाते ही मैंने अपने एडवाइस देने वाले फ्रेंड को मेरे घर इनवाइट किया और उसने मुझे आके चार्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझाए और बताया कि आने वाले टाइम में ऑयल का भाव क्यों बढ़ने वाला है।
मैंने ये बात सुन के 65 सेंट्स के भाव पर 3000 शेयर्स खरीद लिए। 3 महीने बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ फिर से गैस स्टोर गया और गैस का प्राइस ऊपर चला गया था और उसी के साथ ऑयल का प्राइस भी 15% से बढ़ गया था। जो शेयर्स मैंने 65 सेंट्स में खरीदे थे, आज पर शेयर की वैल्यू $3 हो गई थी। और एक क्लासिक एग्जाम्पल दूं तो केएफसी के ओनर कर्नल सैंडर्स 1009 बार रिजेक्ट हुए अपनी रेसिपी के लिए, पर जब उन्हें वो एक अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्होंने वो ग्रैब कर ली। एंड एट द एज ऑफ 65 ही बिकेम अ मिलियनेयर। जिस एज पे आप लोग क्विट करते हैं, उस एज पे उन्होंने एक $multi-million बिजनेस खड़ा कर दिया। सिनिक्स क्रिटिसाइज एंड विनर्स एनालाइज। तीसरा है लेजीनेस। बिजी लोग जो होते हैं ना, वो मोस्टली लेजी होते हैं। हम अक्सर बिजनेसमैन की स्टोरी सुनते हैं कि बिजनेसमैन दिन शुरू होने से लेकर रात तक ऑफिस में काम करते हैं ताकि वो और अमीर हो सकें। बट इस चक्कर में ना वो अपनी रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देते, एंड ऑल दैट ही इज लेफ्ट विद इन द एंड इज एन एम्प्टी हाउस। जब उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाती है, तब वो मेंटली स्टेबल नहीं रहता और फिर बिजनेस में लॉजिकल डिसीजंस लेने के बजाय इमोशनल होकर डिसीजंस लेता है और फिर नुकसान खाता है। हर कोई ना अपनी लाइफ में बिजी है। कोई पैसा कमाने में बिजी है, कोई हेल्थ बनाने में बिजी है और कोई टीवी देखने में बिजी है, तो कोई अपने किड्स को संभालने में बिजी है। ये सारी चीज़ों में बिजी रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर लोग बिजी रहने के बहाने अपने एक्चुअल रियलिटी को नकार देते हैं। डीप डाउन उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर वो अपने आप को नंब कर देते हैं बिजी होकर। मेरी मॉम ना अक्सर कहा करती थी कि लालच बुरी बला है और ग्रीडी लोग अच्छे नहीं होते। बट ऑनेस्टली बोलूँ ना तो डीप डाउन हम सब लालची हैं कि हम सबको कुछ ना कुछ चाहिए, पर जब हम बहुत बिजी होते हैं तो डिजायर्स कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि चीजें अचीव करने के लिए तो भाई एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, है ना? मेरे रिच डैड हमेशा कहा करते थे, आई कांट अफोर्ड इट। इस स्टेटमेंट को हाउ कैन आई अफोर्ड से रिप्लेस कर दो। सेकेंड स्टेटमेंट आपके ब्रेन को वर्क करने पे मजबूर कर देता है, वेयर एज फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सारी पॉसिबिलिटीज को शट डाउन कर देता है। तो मेरे और माइक के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था, हाउ कैन आई नेवर वर्क अगेन? एंड सी, मेरे ब्रेन ने मुझे वेज प्रोवाइड किए मेरे गोल तक पहुंचने के लिए। अगर आपको लेजीनेस खत्म करनी है तो ग्रीडी बनो, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा अपने दिमाग में रखो, WIFM, व्हाट इज इन देयर फॉर मी। जब भी आप सेल्फिश होकर अपने बारे में सोचोगे ना, जब आप विजुअलाइज करोगे कि कभी ना काम करने के बाद मेरी लाइफ कैसी होगी, तब आप क्या करोगे? तो आप ना ऑटोमेटिकली अपने लेजीनेस से हटकर अपने गोल्स पे काम कर पाओगे। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में माइकल डगलस ने कहा था, ग्रीड इज गुड। मेरे रिच डैड ने कहा था कि गिल्ट इज वर्स देन ग्रीड। बट आई थिंक रोजवोल्ट ने ये चीज को सबसे अच्छे तरीके से स्टेटमेंट में कैप्चर किया। बेस्ट, डू व्हाट यू फील इन योर हार्ट टू बी राइट, फॉर यू विल बी क्रिटिसाइज्ड एनीवेज। नंबर 4, ओवरकमिंग बैड हैबिट्स। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स आर्नोल्ड की कोनान द बारबेरियन मूवी देखकर घर जा रहे थे। उतने में ही मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि आर्नोल्ड की फिजिक बहुत अमेजिंग है। फिर दूसरे फ्रेंड ने कहा कि इंडीड इट इज। तो फिर पहले फ्रेंड ने कहा कि सुना है वो पूरे दिन में एटलीस्ट एक बार तो हैवी वेट ट्रेनिंग करता ही है। उतनी देर में एक सिनिकल फ्रेंड था वहाँ, उसने कहा कि ये सब अफवाहें हैं, हमें थोड़ी ना पता कि वो क्या करता है, और उसकी बात करना बंद करो और चलो बियर पीने जाते हैं। मेरे हिसाब से इसे बैड हैबिट्स कहते हैं। मेरे रिच डैड को मैंने एक बार पूछा बैड हैबिट्स क्या होती हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे डैड बिल्स कब पे करते हैं? तो मैंने कहा महीने की 1 तारीख को। तो रिच डैड ने कहा कि और महीने के एंड में तुम्हारे डैड के पास कितने पैसे बचते हैं? तो मैंने कहा कि बहुत थोड़े से पैसे। देखो, इसे बैड हैबिट कहते हैं। मैंने उनसे शौक में आके पूछा कि ये कैसे हो सकता है? मेरे डैड सिर्फ बिल्स क्लियर कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट की तरफ अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं, आप बिल्स नहीं भरते? तो रिच डैड ने कहा कि ऑफ कोर्स भरता हूं, पर अपने आप को पे करने के बाद। आई पे माई सेल्फ फर्स्ट। मतलब आपको क्रेडिटर्स की चिंता नहीं है?
है ना? बट मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे डैड क्रेडिटर्स को पे नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा कि मेरे डैड के ऊपर क्रेडिटर्स चिल्लाएंगे और उन पे प्रेशर बनाएंगे। राइट। बट अगर वो अपने आप को पे नहीं करेंगे तो कोई उन्हें बोलने वाला नहीं है, राइट? इसलिए वो अपने आप को पे करने की बात को सीरियसली नहीं लेते। जब मैं अपने आप को फर्स्ट हैंड पे करता हूँ तो क्रेडिटर्स को पे करने के प्रेशर से मेरा ब्रेन नए कमाने के तरीके ढूंढ पाता है। किसी दिन मैं क्रेडिटर्स को पे ना कर पाऊं तो समझ जाना कि मेरे दिमाग में जो प्रेशर होगा मुझे और एवेन्यूज ढूंढने में हेल्प करेगा। सो पे योर सेल्फ फर्स्ट, या तो फिर जिंदगी भर धक्के खाते रहो। नंबर 5, ओवरकमिंग एरोगेंस। जो चीज़ें मुझे पता हैं वो मुझे पैसा कमा के देती हैं, और जो चीज़ें मुझे नहीं पता वो मुझे पैसा गंवा कर देती हैं। जब भी लाइफ में एरोगेंट हुआ हूँ मैंने अपना बहुत नुकसान किया है, क्योंकि जब मुझे कोई चीज़ पता नहीं होती मैं किसी से सीखता नहीं हूँ, और एरोगेंट होकर सोचता हूँ कि मैं किसी से नहीं सीखूंगा। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है तो दिक्कत वाली क्या बात है? बस अपने थोड़े से इग्नोरेंस को हटाना है और सामने वाले से सीखना है। खुद से रियलाइज करो कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं आती और मैं इसको सीखूंगा। पर जब आप एरोगेंट होकर सोचोगे तो आप कभी भी सीखने की कोशिश नहीं करोगे।